सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। नदी पार करने के लिए पानी में उतरना ही पड़ता है, फिर चाहे आप तैर कर जाएं या बोट में बैठकर। यही बात इस वीडियो के क्वेश्चंस के साथ भी है। सिर्फ देखने से आपको ये क्वेश्चंस समझ नहीं आएंगे। नोटबुक और पेन लाइए, एक एक इम्पोर्टेंट बात लिखिए और फिर देखिए कमाल, जब पेपर में आप मचाएंगे धमाल। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ HBSC प्रैक्टिस पेपर 4 यानी सेट डी का सेक्शन ई। इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 36, एक मोटरबोट की गति 20 किलोमीटर पर आवर है। 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को धारा के अनुकूल जाने की तुलना में धारा के प्रतिकूल जाने में 1 घंटा ज़्यादा लगता है। इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 1, माना धारा की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल मोटर नाव की गति ज्ञात कीजिए। देखिए, ये है डायग्राम, ये है डाउनस्ट्रीम और ये है अपस्ट्रीम। ये होता है अनुकूल। अनुकूल का मतलब डायरेक्शन ऑफ बोट इसी तरफ है, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम ये भी इसी तरफ है, और अपस्ट्रीम का मतलब होता है प्रतिकूल, यानी बोट इस तरफ जा रही है और स्ट्रीम यानी धारा की गति उस तरफ है। ओके, जब दोनों डायरेक्शन सेम होती हैं तो बोट जल्दी जल्दी आगे जाती है, लेकिन प्रतिकूल में क्या होता है, बोट की ज़्यादा पावर लगती है। पानी अगर इस तरफ जा रहा है और बोट को इस तरफ आना है तो इसमें टाइम लगेगा। इसे कहते हैं धारा के प्रतिकूल जाना। ओके, अब देखिए, धारा की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है और हमें कौन सी बतानी है, प्रतिकूल वाली। तो प्रतिकूल में क्या बनेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 36, फर्स्ट पार्ट, धारा की गति x किलोमीटर प्रति घंटा दी है, x किलोमीटर पर आवर। हमें माननी पड़ेगी मोटर बोट की गति। मोटर बोट की गति दे रखी है, धारा की गति हमने मान ली है x, और मोटर बोट की गति 20 किलोमीटर पर आवर गिवन है। और हमें क्या बताना है, धारा के प्रतिकूल नाव की गति बतानी है, यानी बोट की गति बतानी है। प्रतिकूल के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी 20 माइनस x किलोमीटर पर आवर। ओके, बस इतना ही है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए, गति, दूरी और समय के बीच क्या संबंध है, यानी फॉर्मूला लिखना है। और ये फॉर्मूला अगर आप इंग्लिश में याद कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। डिस्टेंस यानी दूरी, यहाँ s और t, s फॉर स्पीड और t फॉर टाइम। स्पीड यानी चाल और टाइम यानी समय। ये फॉर्मूला आपको लिखना था, दैट्स इट। नाउ थर्ड पार्ट, धारा की गति के लिए द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। ये इक्वेशन फाइंड होगी स्टेटमेंट की इस लाइन से, यहां से। अगर आप प्रतिकूल समय में से अनुकूल समय को माइनस करके 1 के इक्वल रख दें तो इक्वेशन आ जाएगी। अब समय का क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटे चाल। प्रतिकूल का क्या समय होगा, दूरी कितनी है 15 और चाल कितनी है 20 माइनस x। अब इसमें से आपको अनुकूल का समय माइनस करना है। अनुकूल का समय, यही फॉर्मूला, दूरी बटे चाल। अनुकूल की चाल क्या बनेगी, 20 प्लस x इज इक्वल टू 1। ओके,
यहाँ एलसीएम आ जाएगा 20 माइनस एक्स 20 प्लस एक्स, ये नंबर इधर मल्टीप्लाई, ये नंबर इधर, और इस माइनस का खास ख्याल रखें। ओके, 15 ब्रैकेट 20 प्लस एक्स माइनस 15 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों नंबर्स 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 20 माइनस एक्स इंटू 20 प्लस एक्स। मल्टीप्लाई करेंगे 15 की इन दोनों के साथ, 15 टू ज़ा 30 और 0 एज इट इज़, प्लस 15x माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई 300, माइनस माइनस प्लस 15x। यहाँ a माइनस बी, ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। 15 प्लस 15 30x, ये दोनों नंबर्स इधर आ जाएंगे और इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे। माइनस का एक्स स्क्वेयर इधर आकर प्लस एक्स स्क्वेयर में चेंज हो जाएगा, और 20 का स्क्वेयर 400 होता है, जो इधर आकर माइनस 400 में चेंज हो जाएगा। इक्वेशन को थोड़ा ठीक से लिखेंगे, पहले एक्स स्क्वेयर वाली टर्म, फिर एक्स वाली, और फिर 400 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से दो नंबर्स फाइंड करके लाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई आए माइनस का 400 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आए प्लस 30। तो सिंपल सी बात है, 40 10 400 हो जाएगा, और आपको प्लस 30 कब मिलेगा? जब आप 40 में से 10 को माइनस करेंगे। हमें ये दो नंबर्स मिल गए। इन दोनों नंबर्स के साथ आप सिर्फ एक्स लगाइए और मिडल टर्म को स्प्लिट कर दीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। नंबर्स आपको मिले हैं 40 और माइनस 10, तो आप ब्रैकेट में लिख दीजिए एक्स प्लस 40 एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, आइदर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0 और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 0। ओके, प्लस का 40 माइनस 40 में चेंज हो गया, और माइनस 10 प्लस 10 में। ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि x आपने माना है धारा की गति, और गति कभी माइनस की नहीं होती, इसलिए धारा की गति क्या हो जाएगी? 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, थर्ड पार्ट में हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना था, यानी ये क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गया था, यही आंसर है। ओके, और ये है इसका, और धारा की गति पूछी गई है। धारा की गति बताने के लिए हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, यहाँ से x की वैल्यूज कैलकुलेट की, और ये आ गई धारा की गति। ओके, यहाँ आकर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है। खेल दिवस टी शर्ट का लोगो डिजाइन करने के लिए 4 छात्रों का चयन किया गया। चलिए देखते हैं डायग्राम में कैसा डिजाइन है। ये है एक ट्रायंगल और उसके अंदर एक सर्कल। देखिए, इस त्रिभुज में हमें दे रखा है ए बी 12 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर और ए सी 10 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे कैसे हैं। एडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एडी कहाँ है? ये यहां से यहां तक एडी है। हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से जो दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। ये वृत्त है, ये बाह्य बिंदु है, और बाह्य बिंदु से ये दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, तो ये दोनों बराबर होंगी। मैंने इस भुजा को x मान लिया, तो ये भी x। सिमिलरली ये भी बाह्य बिंदु है और ये इसकी स्पर्श रेखाएं, अगर आप इसे y मान लेंगे तो ये y। सिमिलरली ये z, तो ये भी z। ये टोटल साइड
हमें 12 सेंटीमीटर दे रखी है। इट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, y प्लस z इज इक्वल टू 8 और z प्लस x इज इक्वल टू 10। इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए। कितने x हैं? 2x हैं, 2y और 2z। 12 प्लस 8 प्लस 10। यहाँ से 2 कॉमन लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस z बचेगा और इन तीनों का सम 30। x प्लस वाई प्लस z, मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, और 30 का हाफ कितना होता है? 15। यानी x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू आ गई 15। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसे बना दीजिए फोर्थ। ओके, समीकरण 4 में से समीकरण 1 घटाने पर देखिए कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 4 क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15 और फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा, एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का, और 15 माइनस 12 3। अब z की इस वैल्यू को अगर आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें तो y आ जाएगा। समीकरण 2 में रखने पर z के प्लेस पर आपको 3 पुट करना है। y प्लस 3 इज इक्वल टू 8। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 8 माइनस 3 यानी 5। y की वैल्यू 5। अब जब आपके पास y और z है तो आप x आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। y की इस वैल्यू को आप चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, जहां पर y है x प्लस वाई यानी x प्लस 5 इज इक्वल टू 12। प्लस के नंबर राइट साइड जाकर माइनस के हो जाएंगे और 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना था? AD, और AD को हमने क्या मान लिया था? x की क्या वैल्यू आ गई? 7। अतः AD इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं। BD की लंबाई ज्ञात करनी है। BD, देखिए BD कहाँ है? ये है BD, ये BD ये है, यानी y की वैल्यू तो हम ढूंढ ही चुके हैं। तो सेकेंड पार्ट में आप क्या लिखेंगे? डायरेक्ट BD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। y की वैल्यू कितनी आई है? 5। नेक्स्ट पार्ट, CF की लंबाई और त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। CF कहाँ है? ये CF। Z की वैल्यू भी हमें पता है। सबसे पहले Z की ही तो वैल्यू आई थी 3। इसी क्वेश्चन में हमें त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल भी ढूंढना है। देखिए अब त्रिभुज OAB कौन सी है? OAB यानी ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या रूल होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणा लंब। यहाँ पर आधार कितना है? ये AB, और लंब कितना है? OD। AB इंटू OD। AB की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इनफैक्ट ये तो गिवन है 12 सेंटीमीटर।
लेकिन ओडी की वैल्यू स्टेटमेंट में कहीं भी गिवन नहीं है, जो मिसप्रिंट है। यहाँ पर इन्हें बताना चाहिए था कि इस सर्कल की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। ओके, तो ओडी की वैल्यू 4 आ जाएगी। 2 2 ज़ा 4 और 12 2 ज़ा 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। इसी क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल देखिए, ए बी सी, यानी हमें इस कंप्लीट त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? वैसे तो इसकी एक डायरेक्ट ट्रिक है, मैं आपको बता दूंगी वो भी, लेकिन आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि इस पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे पता लगा सकते हैं आप? इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में अगर आपने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दिया, ये वाला, ये येलो कलर में, एक कलर और चेंज कर लेते हैं, ये इन 3 त्रिभुजों के क्षेत्रफल को अगर आप ऐड कर देंगे 1 2 3, तो कंप्लीट त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके, इस छोटी त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम ढूंढ ही चुके हैं 1/2 बेस इंटू हाइट करके। इस सेकंड त्रिभुज का भी आप ऐसे ही एरिया फाइंड कर सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो जाएगा? ये वाली लाइन, और हाइट वही रहेगी जो वृत्त की त्रिज्या है। सिमिलरली इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ढूंढने के लिए ये लाइन बेस बन जाएगी और हाइट बनेगी वृत्त की त्रिज्या। ओके, और कैसे लिख सकते हैं आप? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू त्रिभुज ओ ए बी प्लस त्रिभुज ओ बी सी प्लस त्रिभुज ओ सी ए का क्षेत्रफल। ओके, सब में सेम फॉर्मूला लगेगा। 1/2 बेस कितना है? ए बी, और हाइट का मतलब है त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। 1/2 सेकेंड टाइम बेस क्या बन जाएगा? ये वाली लाइन, यानी बी सी, लेकिन त्रिज्या सेम रहेगी। और यहां पर बेस ये बनेगा ए सी, और हाइट सेम। इन तीनों में से आप कॉमन लिख सकते हैं 1/2 आर को। यहां से ए बी बचेगा, ये बी सी और ये ए सी। किसी त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं जोड़ दी जाएं तो वो क्या होता है? पेरीमीटर होता है। और अगर मैं इस 2 को यहां लिख दूं तो ये बन जाएगा p/2, और पेरीमीटर का हाफ क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, यानी अर्ध परिमाप। ओके, इट मीन्स त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बन गया? फॉर्मूला क्या बन गया? त्रिज्या इंटू अर्ध परिमाप। आप चाहें तो इस रूल को, इस क्वेश्चन के लिए आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिज्या इंटू अर्ध परिमाप होगा। त्रिज्या कितनी है? 4, और अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब है, ये देखिए हमने यहाँ ये कैलकुलेट किया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड। ये देखिए, एक मिनट, ये तीनों साइड्स हमें पता है, ये है 12, ये वाली 8 और ये वाली 10। अर्ध परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं के जोड़ का आधा। तीनों भुजाओं का जोड़ कितना है? 12 प्लस 8 प्लस 10। ये x प्लस वाई प्लस जेड तो ये टुकड़ों में था, ऐसे x y z ऐसे थे। ओके, हमारे पास ये कंप्लीट साइड है, तो 12 प्लस 8 प्लस 10, तीनों का सम कितना बन गया?
30 और 30 का हाफ कितना हो गया 15। तो अर्ध परिमाप की क्या वैल्यू आ गई 15। पेरीमीटर होता है 12 + 8 + 10 यानी 30 और सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का हाफ यानी 15। ओके, ये वैल्यू हमने यहाँ यूज़ की और 15 4 ज़ा 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। दैट्स इट। ये आ गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, अगर आपको ये रूल डायरेक्ट लर्न रहता है तो आप त्रिज्या इंटू अर्ध परिमाप लिख दीजिए, अदरवाइज आप इसे ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन होता है प्रोबेबिलिटी का। ताश के पत्तों का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। टोटल कार्ड्स 52 हैं। भाई ने एक पत्ता निकाला और हमें इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। सबसे पहली बात, लाल रंग का बादशाह मिलने की प्रायिकता बतानी है। अब बताइए लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं? 2। क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 38 फर्स्ट पार्ट, संभावित परिणाम 52 यानी टोटल कार्ड्स। अनुकूल यानी आपके पास क्वेश्चन में जो कंडीशन लगाई गई है उसके अनुकूल कितने परिणाम होंगे। अनुकूल का मतलब लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं? लाल रंग के बादशाह होते हैं 2। लाल रंग एक तो इसमें होता है, ब्रिक बोलते हैं इसे, ईंट, और एक हर्ट, ये होते हैं लाल रंग के पत्ते। और इसमें अनुकूल परिणाम ये दोनों बनेंगे सिर्फ, तो प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी P ब्रैकेट लाल रंग का बादशाह। अनुकूल परिणाम ऊपर लिखे जाते हैं और संभावित कुल परिणाम नीचे। कैंसल हो जाएगा, 2 से 1/26 आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फेस कार्ड मिलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बड़ा ही अच्छा सवाल है। फेस कार्ड, फेस कार्ड कौन से होते हैं? जिन पर फेस बना होता है, KQJ, किंग क्वीन जोकर। और हमें फेस कार्ड मिलने की प्रायिकता बतानी है, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? । 52 कार्ड्स में ये वाले 13 कार्ड्स होते हैं, ये वाले भी 13 कार्ड्स होते हैं, और ब्लैक कलर ये पान का पत्ता बोला जाता है इसे, और ये चिड़ी का है ना, ये भी 13, ये भी 13, इसके पास भी KQJ है, इसके पास भी KQJ है, और रेड कलर वालों के पास भी KQJ, KQJ। 3 + 3 + 3 + 3, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए आपके पास? 12। अतः प्रायिकता P ब्रैकेट फेस कार्ड मिलने की प्रायिकता, फेस कार्ड मिलना, अनुकूल है 12, टोटल है 52, 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 3 ज़ा 12 और 4 13 ज़ा 52, ये आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में है पान का गुलाम मिलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। थर्ड पार्ट, अनुकूल परिणाम बताइए। अनुकूल परिणाम, पान का गुलाम, पान का गुलाम होता है सिर्फ एक, ये है पान
और पान का गुलाम, गुलाम यानी जोकर, सिर्फ एक ही होता है। P ब्रैकेट पान का गुलाम। अनुकूल बाय टोटल यानी 1/52। ओके। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास है लाल रंग का फेस कार्ड मिलने की प्रायिकता। लाल रंग का फेस कार्ड चाहिए। अनुकूल परिणाम बता दीजिए। ये देखिए, ये हैं लाल रंग के फेस कार्ड, ये वाले के क्यू जे। कितने फेस कार्ड हैं ये? टोटल 6। तो P ब्रैकेट लाल रंग का फेस कार्ड 6 लिखेंगे आप न्यूमरेटर में और 52 लिखेंगे डिनोमिनेटर में। 2 के टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर विल बी 3/26। ओके। और इसी के साथ इस पेपर का सेक्शन ई कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।